शहरों के बारे में, 2 इलाकों के बारे में शायरी की है, एक लखनऊ और दूसरा कलकत्ता। कलकत्ते का जिक्र जो किया तूने हमनशी, कलकत्ते का जिक्र जो किया तूने हमनशी, एक तीर मेरे सीने में मारा कि हाय हाय, वो सब्ज ज़ारा हाय मुतर्रा की है गजब, वो नाज़नी ने बुता ने खुदारा की हाय हाय। वहां पर बंगाल की खूबसूरती, एग्रीकल्चर सेक्टर को कम्युनिस्टों ने बहुत कायदे से प्रोटेक्ट किया और वो पूरे देश के दूसरे दलों के लिए, दूसरी पार्टियों के लिए एक उदाहरण है, एक नजीर है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को आप कैसे नर्चर करेंगे, कैसे कैटर करेंगे, कैसे उसका विस्तार करेंगे। ये एक काम उन्होंने किया है 33 वर्षों में। इसको हमें लेकिन राकेश जी, जनता बदलाव जरूर चाहती थी। लेकिन क्या था, लेकिन जो अभी जैसे दत्ता साहब ने कहा ना कि वहां पे जो शिक्षा के क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्रों में, और जो वहां के उनके अपने दादा थे, अपना जो उनका कार्यकर्ता तंत्र थे, उसके बिना पत्ता नहीं हिलता था। ये लोगों को चुभा है, ये लोगों को कसकर चुभा है। वहां पर पूरे इलेक्शन में 2 मुद्दे थे, एक बीपीएल राशन कार्ड और दूसरा जो कम्युनिस्ट कैडर है। 10 साल पहले 5,000 रुपए तनख्वाह लेता था आदमी, आज उसका 4 मंजिला मकान है, उसके नीचे मारुति कार है, उसका बेटा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता है। लोगों को इस बात का बहुत गहरा अफसोस था, लोगों में इस बात के खिलाफ विद्रोह था कि कम्युनिस्ट, अगर डेमोक्रेसी में हम रह रहे हैं तो अगर आप कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थक हैं और मैं कांग्रेस का समर्थक हूं, हमारे दोनों के हक एक हैं, हमारा हक नहीं मारा जाना चाहिए। आप लोकतंत्र में रूस का शासन नहीं चला सकते, रूस की कम्यून्स जैसे सोवियत संघ में शासन चलाती थी, आप वैसा पश्चिम बंगाल में नहीं कर सकते। ये सबक मिला है। बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, लेकिन पश्चिम बंगाल की जो तस्वीर फिलहाल नजर आ रही, बहुत ही वाकई में तब्दील तस्वीर नजर आ रही है। लगभग 80-82 के आसपास बात करें तो लेफ्ट है, जबकि 200 से ऊपर का जो आंकड़ा फिलहाल 80-82 भी जाएगा लेफ्ट। रुझानों की जो बात हो रही है वो 200 से कहीं ज्यादा आगे जाता नजर आ रहा है। सुदेश जी, क्या लगता है यहाँ पर कई बड़े किले लेफ्ट के ढह जाएंगे? देखिए, मैं जो विजय कपूर जी ने पहले बताया, सबसे पहले बिल्कुल सटीक बात बोली उन्होंने। ये विद्रोह है, लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ एक बहुत बड़ा विद्रोह है, क्योंकि देखिए ये गरीबों के साथ आइडेंटिफाइड होने वाली पार्टी थी और यही पार्टी अपने लोगों पर गोलियां चलवाई तो कौन आदमी खड़ा हुआ? ममता बनर्जी। तो ये ममता बनर्जी के फेवर में जो रुझाव बना, जो आंधी का रूप ली, जिसको ये पॉलिटिकल सुनामी कर रहे हैं दत्ता साहब, बेसिकली ये एक बहुत बड़ा विद्रोह है लेफ्ट के खिलाफ। और उसके खिलाफ भी कि आप जो राजनीति है आपकी फील्ड से ड्राइंग रूम में सिमट कर रह गई थी, दिल्ली से कंट्रोल होती थी और लोगों की भावना को आप समझ नहीं पाते थे। तो इसका बहुत बड़ा एक सबक लेफ्ट को लेना होगा कि अगर आप सुधार चाहते हैं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि लेफ्ट वहां से साफ हो जाएगी, लेकिन लेफ्ट को री इन्वेंट करना पड़ेगा अपने आप को, अगर राजनीति में, भारत की राजनीति में रेलिवेंट रहना है तो। केरला, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा को छोड़ के लेफ्ट फ्रंट कहीं भी कारगर साबित नहीं हुई है। तो अगर वहां भी आपको कारगर रहना है तो आपको री इन्वेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ममता बनर्जी इस बार की वो ममता बनर्जी नहीं है जो आप मावरिक समझ रहे हैं कि आएंगी और नहीं करेंगी। बहुत लोग बहुत डिस्कशन कर रहे थे। वो ममता बनर्जी जनता से जुड़ी हुई हैं, उन्हें मालूम है कैसे शासन करना है, रेलवे मंत्री रही और बहुत अच्छा शासन चलाया, तो उन्हें सारे जो नुस्खे हैं डेमोक्रेसी के उनको पता है, बहुत परिपक्व नेता हैं। तो लेफ्ट को फिर से री इन्वेंट करना पड़ेगा, कैसे जाएं, क्या करें और क्या रास्ता अपनाएं। चलिए सवाल दत्ता साहब के पास ही चलते हैं। दत्ता साहब, क्या लगता है, जो रेल मंत्रालय में तो ममता जी शायद वो कुछ नहीं कर पाए जो कुछ उन्हें करना चाहिए था, या जो वो कुछ करना चाहती थी, क्या लगता है पश्चिम बंगाल में क्या रणनीतियां हो सकती हैं, क्या रणनीतियां खासकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर बनाई जा सकती हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि जहां बात आती है कि रेल मंत्री बनने के बाद ज्यादा कुछ नहीं कर पाई है, मैं मानता हूं कि ये भी कहना गलत होगा कि ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। हाँ, ये जरूर है कि शायद और बहुत सारी चीज कर सकती थी। दूसरी बात यहां पे आता है कि मैं समझता हूं कि राजनीतिक संतुलन बनाना बंगाल में खास करके एक टर्निंग पॉइंट है बंगाल के राजनीतिक इतिहास में। आज का जो नतीजा निकला है, इसके बाद अगर पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा अगर चलता है बंगाल में, तृणमूल कांग्रेस के मेंबर्स और तृणमूल कांग्रेस के कैडर मतलब एंथुसियाज्म में ऐसा कुछ 19-20 ना कर ले जिसके चलते मतलब पॉलिटिकल वायलेंस हो, वो अगर होगा तो वो खतरनाक होगा।
इसके साथ साथ मैं ये भी समझता हूं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर दोनों का संतुलन बना के रखना बहुत आवश्यक है, और किस हिसाब से बनता है ये बहुत महत्वपूर्ण चुनौती है। मैं मानता हूं कि इस पे ममता बनर्जी और दीदी के जितने टीम के लोग हैं उन लोगों को मतलब कि गंभीर रूप से ध्यान देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ मैं ये भी मानता हूं और मैं ये भी समझता हूं कि लेफ्ट फ्रंट के लिए राष्ट्रीय लेवल पे जो लेफ्ट फ्रंट का जो राजनीति है उस पे बहुत बड़ा थप्पड़ है ये, और मैं समझता हूं कि लेफ्ट फ्रंट को नेशनल लेवल पे एग्जिस्ट करने के लिए या फिर उनका नेशनल लेवल पे एग्जिस्टेंस बरकरार रखने के लिए एज एन एंटी कांग्रेस एंड एंटी बीजेपी फोर्स के हिसाब से उस पे भी एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। और लेफ्ट फ्रंट को अपना जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसको री इन्वेंट करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये दोनों जो किला है केरल और बंगाल, लग रहा है कि दोनों किला में लेफ्ट फ्रंट का एक तरह से मतलब कि साफ होने जा रहा है और ध्वस्त हो रहा है। तो नेशनल लेवल पे वाम फ्रंट किस तरह से चलती है और किस हिसाब से चलती है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। और लोगों के साथ अगर दोबारा अपने आप को री इन्वेंट अगर नहीं कर पाती है लेफ्ट फ्रंट, तो मैं मानता हूं कि नेशनल लेवल पे जो थोड़ा बहुत जो बचा कुछ जो असर लेफ्ट फ्रंट का है राष्ट्रीय लेवल पे पॉलिटिक्स में, वो भी अपने आप में खत्म। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहरहाल देखना होगा कि लेफ्ट अपने आप को अब कैसे कहीं ना कहीं एक बार फिर से रिप्रूव करती है। बहरहाल राकेश जी, यहाँ पर लेफ्ट अगर की बात की जाए, खासकर पश्चिम बंगाल की ही बात कर ली जाए, कहा जाता है, या तमाम दूसरे दलों की भी बात कर ली जाए, अगर सत्ता में एक से ज्यादा बार आते हैं, 2 बार आते हैं, 3 बार आते हैं, तो कहीं ना कहीं बेकाबू होते नजर आते हैं, या ये कहें कि तानाशाही आ जाती। क्या ऐसा कुछ था पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के साथ? लेफ्ट को हम देखिए, एक लेफ्ट जो विचारधारा है तानाशाही और टोटलिटेरियनिज्म में फर्क होता है जी। जो ये तानाशाही जो है वो आप अगर जैसे जयललिता आएंगी, वन मैन पार्टी, सिंगल मैन पार्टी है, सिंगल मैन शो होता है इन लोगों का, या अब जो इस तरीके से जो रीजनल पार्टीज हैं। लेकिन लेफ्ट के बारे में हम तानाशाही नहीं कह सकते। हाँ, टोटलिटेरियनिज्म जो है वो इनकी शासन प्रणाली का एक हिस्सा होता है, वो कम्युनिस्ट विचारधारा का ही हिस्सा है, तो वो आ सकता है। लेकिन इसके साथ साथ आप देखें केरल में स्थिति दूसरी है। केरल में 87 वर्ष के अच्युतानंदन, जो जिन्हें सब पहले कह रहे थे कि वहां ध्वस्त हो जाएंगे और एलडीएफ साफ हो जाएगा, यूडीएफ कांग्रेस साफ कर देगी, आज भी मुकाबले टक्कर पर खड़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि अभी तक स्थिति वहां साफ है। एलडीएफ भी सरकार बना, अभी तक तो एलडीएफ आगे चल रहा था 1-2 सीटों से लगभग बैलेंस। तो वहां पर अच्युतानंदन ने 87 वर्ष के होने के बावजूद कम्युनिस्ट कार्यकर्ता क्या होता है बिल्कुल बिल्कुल वो उन्होंने दिखाया है अपने प्रशासन से, बिकॉज दैट गवर्नमेंट हैज डिलीवर्ड सो वेल इन केरला कि वो दोबारा से आएगा। ये इतिहास के विरुद्ध होगा केरला के चुनावों के। जी, केरला का चुनाव वाकई में फिलहाल ये विरुद्ध होगा, ये विरुद्ध होगा। अगर एलडीएफ दोबारा आ जाता है तो पहली बार ऐसा होगा कि कोई वहां पर सत्तारूढ़ दल, सत्तारूढ़ पार्टी दोबारा से वहां पर आ रही है। जी, तो जो एनालाइज किया जा रहा था केरला के बारे में, फिलहाल उससे तस्वीर कुछ अलग यहां पर नजर आ रही, लेकिन पश्चिम बंगाल में वाकई में बहुत कुछ उलट चुका है। ममता की आंधी यहां पर सब कुछ उड़ा ले गई है। लेफ्ट के लिए बहुत ही ज्यादा, बहुत ही बड़ा धक्का फिलहाल पश्चिम बंगाल में नजर आ रहा है। हमारे साथ दत्ता साहब थे। दत्ता साहब, इस खास चर्चा में आपका रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हम अपनी इस खास पेशकश में यहां पर ले रहे हैं एक बहुत छोटा सा ब्रेक के बाद सुदेश जी हमारे साथ बने रहेंगे, राकेश कपूर जी हमारे साथ बने रहेंगे।